हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, उनके प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, सभी पार्ट्स, सब कुछ हार्मोनल, ये सब कुछ अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई फीमेल में कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो पहला जो हमारा डिजीज है उसका नाम है स्टेरिलिटी, दैट इज स्टेरिलिटी। डिजीज का नाम क्या है? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है इनएबल टू फर, जो फर्टाइल नहीं होते उसको स्टेराइल कहते हैं, जो फर्टाइल नहीं होते उसको कहते हैं स्टेराइल। तो इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं स्टेराइल। अब फीमेल एक स्टेराइल हो सकती है, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई वो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो, जन्म से पहले ही उसके बॉडी में कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटी हो ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है। कभी कभी क्या होता है, कॉन्जेनाइटल इश्यूज की वजह से भी स्टेरिलिटी हो जाती है। फिर एक होती है एक्वायर्ड स्टेरिलिटी, एक होती है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से पहले, मतलब वो बीमारी के साथ ही पैदा हुई थी फीमेल। और जब फीमेल अब बाद में अपनी किसी एक्टिविटी की वजह से या किसी इंसिडेंस की वजह से वो बाद में पैदा तो वो फर्टाइल हुई थी, लेकिन बाद में वो क्या हो गई? स्टेराइल हो गई। तो इसको हम कहते हैं, जो बाद में स्टेरिलिटी आती है इसको कहते हैं एक्वायर्ड स्टेरिलिटी, एक्वायर्ड स्टेरिलिटी। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके क्या कारण है स्टेरिलिटी के। तो स्टेरिलिटी के फिर जो दूसरी बीमारी है वो है हमारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में क्या है हमारे पास? एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एब्सेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं एमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया का मतलब है ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है ब्लीडिंग फेज में तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेनोरिया। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन। तो जब ब्लीडिंग फेज होता है, तो जब ब्लीडिंग होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इसको हम कहते हैं डिसमेनोरिया, दैट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। ठीक है। फिर है ब्रेस्ट कैंसर। तो आजकल इंडिया में दो टाइप के कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं फीमेल्स के अंदर, जिसमें से पहला है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। ये इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैसे तो सभी कैंसर बढ़ रहे हैं, लेकिन फीमेल में ये दो कैंसर ज्यादा देखने को पाए जाते हैं, बहुत कॉमन है। तो ये जो होता है ये 30 साल के बाद इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और मेनोपॉज हो के बाद तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है। और इसका एक ही इलाज होता है कि भाई अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी कैंसर में पहले कीमोथेरेपी की जाती है, फिर उसके साथ रेडिएशन थेरेपी की जाती है, और अगर उससे काम नहीं बनता है तो फिर हम लास्ट स्टेप होता है हमारा सर्जरी, कि भाई सर्जरी करो और उसको निकाल दो। तो यही एक ऑप्शन है। तो जब ब्रेस्ट को निकाला जाता है, कट करके, सर्जिकली कट करके उस ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मैस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मैस्टेक्टोमी। फिर आते हैं हम लोग ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं इसको हम पीसीओडी भी बोल देते हैं, या फिर पीसीओएस भी बोल सकते हैं, पीसीओएस। तो पीसीओडी बोलो, पीसीओएस बोलो, एक ही बात है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ओवरी के सरफेस पे, ओवरी के बाहर की तरफ सिस्ट आ जाते हैं। तो ये सिस्ट क्या होते हैं, इसमें पानी भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड बबल्स होते हैं। ये फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर कह लो या फ्लूइड फिल्ड बबल्स कह लो आप, इसको कहते हैं सिस्ट। तो एक सिस्ट होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, और इसमें अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल के अंदर, और बाद में इसका ऑपरेशन करके ही, सर्जरी करके ही इसको रिमूव किया जाता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है। पहले कुछ मेडिकेशन दिया जाता है, अगर उससे बात नहीं बनती है तो सर्जिकल ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। तो दैट इज पीसीओडी या पीसीओएस। ठीक है। तो आजकल पीसीओएस भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इन सभी के हम कुछ कॉमन रीज़न पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर है सर्वाइकल कैंसर, इसी को हम ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर है, फिर एक अलग टाइप का है ओवेरियन कैंसर, फिर यूट्राइन कैंसर। ये सारे कैंसर होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। तो ये जो होते हैं, अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो होता है सर्वाइकल कैंसर, इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स। इंडियन फीमेल में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो कौन सा है? सर्वाइकल और फिर ब्रेस्ट कैंसर है। अब इसको डिटेक्ट करने के बाद किसी भी कैंसर को ट्रीट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी।
अब कीमोथेरेपी में हम कुछ मेडिसिन देते हैं, केमिकल्स देते हैं, जिसकी मदद से हम उसको ट्रीट करते हैं, टैबलेट्स या इंजेक्शंस। अब इसी के साथ होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, जो कैंसर पार्ट है उसको हम रेडिएशन प्रो से एक्सपोज करते हैं, और उस तो हमारा एम होता है कि उस रेडिएशन से वो कैंसर मर जाए। ठीक है, तो लेकिन उससे एक नुकसान ये होता है कि जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। कीमोथेरेपी के भी भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी के भी अपने भयंकर साइड इफेक्ट हैं। और जब इन दोनों में ही बात नहीं बनती है तो फिर लास्ट स्टेप होता है हमारे पास सर्जरी, सर्जिकल। ठीक है, दैट इज सर्जरी। तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। तो सर्जरी करो और उसको निकाल दो, उस पूरे पार्ट को या कैंसर को निकाल दो। चलिए, अब आते हैं सर्जिकल रिमूवल्स। तो ओवरी के सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं ओफ्रोक्टेमी। ओफ्रोक्टेमी और ओवेरेक्टोमी। ओवेरेक्टोमी, ये दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। फिर है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी में हम क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को निकाल देते हैं, इसी को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। फिर साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी में क्या करते हैं, हम ओविडक्ट को रिमूव कर देते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड साल्पिंजेक्टोमी। फिर है सर्जिकल रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दैट इज मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी, तो जिस किसी भी के पीछे एक्टोमी लग जाएगा मतलब सर्जिकल रिमूवल। एक्टोमी का मतलब ही होता है सर्जिकल रिमूवल। अब ओवरी के साथ ओफ्रेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, हिस्टेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, साल्पिंजेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओविडक्ट, मेस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक डिजीज। अब हम कुछ ऐसे रीजन पढ़ेंगे जो इन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जितनी भी बीमारियां हमने पढ़ी, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे स्टेरिलिटी हो, चाहे फिर वो कैंसर हो, या फिर वो पीसीओडी हो, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, इन सभी के कॉमन रीजन पे हम बात करेंगे। कॉमन रीजन पे, क्योंकि अलग अलग के लिए फालतू में कोई मतलब नहीं है, तो इनका कॉमन रीजन पे हम चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। तो जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बाहर का खाना खाती हैं, प्रोसेस फूड या फास्ट फूड खाती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर या इस तरीके का कोई भी प्रोसेस फूड खाती हैं वो, और रेगुलर बेसिस पे खाती हैं, तो उनको इनमें से कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो बेटा ये जो है सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है इन सभी बीमारियों का जो हमने अभी पढ़ी है, उसका है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। अब उसमें मिनरल्स हो सकते हैं, वाइटामिन्स हो सकते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो इनमें से कोई भी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं फीमेल के अंदर। मिनरल्स आपको पता है क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, ये सब हमारे मिनरल्स हैं। फिर विटामिन में A B C D E के, और बी में भी बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3, तो इसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। फैटी एसिड्स आपको पता ही, एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, लिनोलेक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक एसिड। फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है 20 अमाइनो एसिड हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स की अगर बॉडी में कमी हो रही है फीमेल की बॉडी में, और ये बहुत लंबे समय तक रह रही है बॉडी के अंदर, तो उससे इनमें से जो अभी हमने बीमारियां पढ़ी, इसमें से कोई भी बीमारी होने के पूरे पूरे चांस है। नॉर्मली न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है, जब जो ये लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं उससे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड जो होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कारण है, स्मोकिंग और ड्रग एब्यूज़। तो जो फीमेल बहुत ज़्यादा स्मोक करती हैं या बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती हैं, अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स, अगर वो उनका सेवन करती हैं तो उससे उनकी बॉडी में इनमें से कोई बीमारी हो सकती है जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी है, जिसमें पीसीओडी भी हो सकता है, कैंसर तो है ही है, बट इन स्टेरिलिटी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और ब्रेस्ट कैंसर, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं ड्रिंकिंग। तो जो लोग बहुत जो फीमेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीती हैं उनकी बॉडी में भी वाइटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है अल्कोहल के एक्सेसिव इंटेक की वजह से। तो दैट इट कॉजेज द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। फिर आते हैं एक्सेसिव एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कुछ फीमेल होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं अगर बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू लिए जाएं तो। ठीक है, तो इसको बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के या गाइडेंस के नहीं लेना चाहिए, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के मर्जी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है, भले ही आपको उसके बारे में नॉलेज है तो भी एक बार कंसल्ट करने में कुछ नहीं जाता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्सेसिव इस्तेमाल करने से यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बैन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज, जो फीमेल बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, बिल्कुल लेथार्जिक सेडेंट्री लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं या जीती हैं, तो उनकी बॉडी में और मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब रहता है, स्लो हो जाता है। ऊपर से उनमें अगर ऊपर वाले भी गुण हैं जो ऊपर मैंने मेंशन किया, अगर ये भी वो कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी बीमारी के होने के चांस बढ़ जाते हैं फीमेल के अंदर। फिर है पेस्टिसाइड्स इन फूड्स। तो हम जो खान पान खा रहे हैं उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कि नेचुरली उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो केमिकल का इफेक्ट हमारी बॉडी में जाता है और उससे भी बॉडी में कैंसर या अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। फिर नेचुरल एंड अननेचुरल एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी की जा रही है जो अननेचुरल है या अनप्रोटेक्टेड तरीके से की जा रही है, तो भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियां होती हैं इनसे जो बीमारियां होती हैं उसको हम जनरली कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये सारी बीमारियों का मूल कारण यही है। सिर्फ फीमेल के अंदर नहीं, मेल के अंदर भी जितनी भी बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही पॉइंट्स उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी निचोड़ है, सभी बीमारियों का एक निचोड़ मैंने निकाला है कि भाई क्यों बीमारियां होती हैं। ठीक है, चाहे फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो या फिर किसी और सिस्टम की हो। तो दिस इज द टॉपिक, disorders of female reproductive system. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.